अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने यूबीएल देख लिया, पीओएल देख लिया, एमसीबी देख लिया, एग्रो फर्टिलाइज़र देख लिया। आपने यही कहा होगा यार इस स्टॉक की प्राइस तो 100 से ऊपर है, तो हम लोग तो ले नहीं सकते। हमें कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो 10, 20 या 30 के पास-पास हो तो हम ले सकते हैं। कैप्को तो है उसमें, लेकिन कैप्को का मसला ये था आईपीपीज़ था। अब मैं इस वीडियो में एक ऐसा काम करूँगा ना, शायद आपकी अगले 10 साल अच्छे गुज़रे। मतलब कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा और कुछ स्टॉक्स को मैं मद्देनज़र रख के एक लिस्ट बनाऊँगा एक्सेल पे आपके सामने, और एआई के साथ थोड़ी सी हेल्प लूँगा और उसकी फिर एक लिस्ट और एक स्ट्रेटजी बनाऊँगा। उस स्ट्रेटजी से ना आप लोगों को मैं एक लिस्ट आउट कर दूँगा, ये स्टॉक्स हैं, इनकी ये बाइंग प्राइसेस है और इनको इस सेलिंग प्राइस पे आपने निकालना है और प्रॉफिट कमाना है। और मैं मतलब आपको एक 10 लाख का 10 या 28 लाख के बीच में ना एक लिमिट दूंगा। इसके अंदर आपने ना अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। आप कुछ लोगों के कहें जी 10 लाख नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा एक 3 लाख का भी पोर्टफोलियो तैयार करा दूँ। तो मैं आपके सामने अब 5 से 6 की एक लिस्ट बनाऊंगा, तो आए लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ना मैंने ये डिस्कस करना है, मुझसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, चलें आप बहुत स्टॉक मार्केट बताते हैं, हमें बताएँ कौन से स्टॉक्स उठाए जाएँ? अच्छा, तो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज़ में, 3 लाख, 10 लाख और 28 लाख। 5 साल तक या 1 से लेके 5 साल तक, इन केस पाकिस्तान में कुछ भी होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में जब आई थी जंग, ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान में सबसे जो वर्स्ट अभी सिनेरियो है वो 8 मई को हुआ है। इट वाज़ द लोएस्ट एवर मार्केट। और पूरे 1 साल का देखा जाए तो इस पूरे साल में अभी से जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 117 पे स्टार्ट हुई थी मार्केट, ठीक है? और अभी के हिसाब से 8th मई 2025 को 103 तक गई थी मार्केट। तो हमने क्या करना है, किसी तरह इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएँगे। जंग हुई थी तो तब भी प्राइसेज़ क्या थी उस वक़्त, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट है इस वक़्त अभी भी, उसकी प्राइस क्या थी जंग की हालत में? 8th मई को उसकी 448 तक थी, 48 इसके आस-पास फिर रहा था ये, लोएस्ट इसका जो है। और साल के शुरू में 385 का था, तो ये 385 से 513 तक गया जंप करता हुआ। इसी तरह एक स्टॉक है, जो पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए ना, सबसे पहले इस स्टॉक को मौत पड़ती है। अंदर की जो टिप पता है वो ये है कि इसके अंदर एक प्लेयर फँस गया। मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है वो ये वाली, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट को समझना है ना, वो इस 46 मिनट्स की वीडियो को देख ले। वैसे हम पॉडकास्ट पे घंटा-घंटा ज़ाया कर लेते हैं, तो इस पे काइंडली 46 मिनट्स देख लें। इसमें मैंने 5 ग्रुप्स बताए हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में खेल रहे होते हैं, वो फिप्पी, लिप्पी, प्लेयर, म्यूचुअल बैंक्स और पॉलिटिकल लीडर। तो इस स्टॉक की जो कहानी है, वो ये है कि इसमें एक प्लेयर फँस गया। प्लेयर इज़ इक्वल टू फेल, जिस तरह क्रिप्टो में होता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी ये 110 का गया था, इसमें कोई प्लेयर आया, इसने उठा दिया बिटकॉइन को और वो गिर गया। अब इसमें एक प्लेयर नहीं, इसमें कुछ 10,000 प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स और बियर्स ये आपस में लड़ रहे होते हैं। बियर कहता है मार्केट को गिराओ, बुल और जो व्हेल्स होते हैं वो कहते हैं उठाओ। इसका ये हुआ, बिटकॉइन का ये अभी वापस गिरने की तरफ जा रहा है। इस स्टॉक की भी ये कहानी है कि जब भी कोई बुरे हालात हो, सबसे पहले ये स्टॉक को मौत पड़ती है। अभी ये रिसेंटली 740 तक गया था, 23 दिसंबर 2024 को, ठीक है? और अभी भी 700 के आस-पास से होके 700 तक गया था, ये 699 का हो गया। अभी लेटेस्ट क्लोजिंग इसकी जो आई है, ये 699 है। इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो है 451। ये मतलब मुकाबला लगा रहा है यूबीएल से भी ज़्यादा। ये बहुत जल्दी गिरता है। तो ये भी एक स्टॉक नज़र में हो सकता है। इस सब कहानी के पीछे ना मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है स्टॉक्स की, वो ये है। ये स्टॉक्स जो है मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इनकी प्राइसेज़ चेंज भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं। कोई मुझे ऐसा कोई फ़ॉर्मूला बताएँ कि मैं यहाँ पे लगाऊँ, इधर से डाटा उठाए इस वेबसाइट से, लाइव डाटा, और इधर अपडेट करे एज़ पर। मैं ये फ़ाइल शेयर कर दूँगा आप लोगों को, आप उसमें से देख लें। अच्छा, इसमें जो टॉप पे मैंने रखा हुआ है वो मीज़ान बैंक रखा हुआ है, करंट प्राइस। अच्छा, ये जो डेट है ये 4 जून को मैंने फ़ाइल तैयार की थी। उससे पहले मतलब 3-4 दिन लग गए थे मुझे बनाते-बनाते। तो ये प्राइसेज़ 4 जून के हिसाब से। इसमें एमसीबी है, यूबीएल है, एचबीएल है, नेशनल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अब लोग कहेंगे नेशनल बैंक में क्या खास हुआ? नेशनल बैंक आज वैसे लेटेस्ट 103 का हुआ है। एक बात याद रखना, एक ही नेशनल बैंक बैंकों में, और एक और इधर है ऑयल सेक्टर में, ये ओजीडीसीएल। याद रखना, जब गवर्नमेंट का कोई स्टॉक आ जाए ना, मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट उसको बचा ले, उसके कर्जे क्लियर कर देगी, कोई मसला नहीं होने देगी। ये प्राइवेट कंपनी से मसला आता है, मीज़ान हो गया, एमसीबी हो गया। एमसीबी वैसे गवर्नमेंट का थोड़ा-सा टच होता है क्योंकि ये मियाँ मंशा का स्टॉक है। यूबीएल हो गया, ये प्राइवेट जो है ना, इनमें मसला आता है। लेकिन ये जो नेशनल बैंक हो गया, ओजीडीसी हो गया, ये जो है ना गवर्नमेंट के अपने हैं, तो गवर्नमेंट इनको बचा लेती है। अब ये 200 के पास फिर रहा है। ये 80 का स्टॉक था, इसको कोई पूछता ही नहीं था। तो इनकी भी यही कहानी है कि ये बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं। जिस तरह ये स्टॉक है ना एटीआरएल, इसी तरह एक स्टॉक है माड़ी। ये भी ऐसा स्टॉक है कि जब कोई रौला पड़ गया ना, ये बड़ी जल्दी गिरता है। जंग का मैंने फिर बोला कि जंग का ख्याल रखना, जंग के टाइम
544 का था ये, अभी 621 का हुआ और ये पीक कहाँ से करता है? 899 इसका टच हुआ है साल के एंड में। 16 दिसंबर को ये 900 तक गया है, फुल कैप पे था, कुछ नहीं कर सकते स्टॉक के साथ। कैप टूटेगा अगले दिन, फिर ये 710 का हुआ। अभी इसमें एक प्लेयर फंसा हुआ है, वो क्या कर रहा है? एक्यूमुलेशन जोन में गया हुआ है स्टॉक को, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स का अब मैंने ना इधर एआई को देना है। अभी पहले मैं एआई से पूछूंगा कि भाई तू मुझे अच्छा सा कोई 6 to 7 स्टॉक्स बता, और वो फिर मुझे एक फाइनल अच्छा सा एक पोर्टफोलियो तैयार करके देगा कि अगले अपकमिंग 5 साल तक कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, डिविडेंड भी अच्छे देते हो, और मुझे ईज़िली अभी भी अंडर वैल्यू हो, या चलो वैल्यू बेहतर भी हो जाए, लेकिन कोई मसला हो तो उन पे इतना फ़र्क ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूँगा। अच्छा, इसको मैंने ये कहानी बताई है कि यार ये एक लिस्ट है स्टॉक्स की, इसमें मुझे मेरी मदद करो, बिल्ड अप पोर्टफोलियो करो 5 सालों के लिए, ये ग्रो एक्सपोनेंशियली हो जाए, गुड ग्रोथ रेट होना चाहिए, एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, गुड फ्यूचर होना चाहिए, और ख्याल रखना कि भाई पाकिस्तान कंट्री प्लीज़, एआई को मैंने हटा दिया। मैंने कहा जी यहाँ से डाटा निकाल लो, वेबसाइट है, टोटल 3 पोर्टफोलियो, मैंने कहा 3 पोर्टफोलियोज़ तैयार करके दें। इसमें मेरे पास 3 लाख है, 10 लाख है, 28 लाख है, ये भी चेक कर लो कि कंपाउंडिंग भी हो सकती है। जस्ट रिमेंबर पाक इंडिया वॉर वेयर स्टॉक मार्केट क्रैश, सो रिमेंबर लो प्राइसेस। इसको एक और चीज़ बता देता हूँ ऑल्सो। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया कि भाई कैपको ने डील उसकी डन हो गई गवर्नमेंट से। अब आप कहेंगे कैपको में क्या खास बात है? एक बात बताऊँ, कैपको इज़ द लोएस्ट स्टॉक विद द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड पूरी स्टॉक मार्केट में। एक डीसीआर भी स्टॉक है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, वो भी डिविडेंड देता है। एज़ पर आज का बजट प्रॉपर्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है, ये डिविडेंड कंस्टेंट दे रहा है। ये देख 5% है, देता तो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी प्राइस भी कम है उस हिसाब से। अच्छा चलो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। लेट्स सी द आंसर। ओह! इसको जो मैंने सवाल दिया ना बड़ा मुश्किल दिया कि भाई 5 साल के हिसाब से बता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो, रेज़िलिएंट भी हो कि जो मर्ज़ी हो जाए, पाकिस्तान इंडिया टेंशन है वो मसला नहीं होना चाहिए, और बैंकिंग भी होना चाहिए, एनर्जी, फर्टिलाइज़र, टेक सब कुछ दिखा दो, और डिविडेंड कंपाउंडिंग भी आनी चाहिए। कहता है ईपीएस ग्रोथ होनी चाहिए, लो प्राइस अर्निंग रेशियो होना चाहिए, और सेक्टर टेलविंड्स, एनर्जी, बैंकिंग से क्राइटेरिया सेट कर दिया। फंडामेंटली स्ट्रांग, डिविडेंड, कर्जा लो होना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसने फिर एक बोला है कि जी कुछ स्टॉक्स हैं जो गवर्नमेंट की बैकिंग है, आईपीपीज लाइक कैपको को भी फायदा देती है, क्योंकि कैपको के साथ अच्छी डील है गवर्नमेंट की, और एसेंशियल सर्विसेज, फर्टिलाइजर, ओएमसीज, और ठीक है, री इन्वेस्टिंग डिविडेंड फ्रॉम, ये वाली कहानी तो मैं भी करता हूँ। इसकी मैं कहानी आपको भी एक स्टॉक का बताता हूँ। यहाँ से एक और कट टू द चेस पे जाते हैं। कट टू चेस का मतलब ये है कि मैं एक डायरेक्ट स्किप करता हूँ जिस बात पे। एक स्टॉक है सैफ पावर। मैंने क्या किया था इस स्टॉक के साथ, इसकी प्राइस थी पिछले 5 साल में, इधर, इधर इसने दिया था ₹5 डिविडेंड। इस पे कैप लग गया था। मैंने ले लिया ₹25 का। मैंने 40,000 जमा कर लिया था। मेरे पास थे कोई 10-15 हज़ार उस वक़्त। तो मैंने 25,000 और बाय किया था, 40,000। मेरे पास थे ये 40,000, एंड आई मल्टीप्लाई, इसने ₹5 डिविडेंड दिया था, तो ये हो गए 2 लाख। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंस आई वाज़ फाइनल एट दैट टाइम, 1,70,000। तो मैंने उस वक़्त आई थिंक यूपीएल और एमसीबी उठाया था इस पैसे का। मैंने डिविडेंड आया, उसका रीइन्वेस्ट कर दिया। अगली दफ़ा इसने कोई डिविडेंड दिया था, तो मैं फिर एक पहाड़ों के ट्रिप पे भी चला गया था। डिविडेंड रीइन्वेस्ट कर लिया था, तो ये जो स्टॉक था ना मुझे, जो ये ₹18 का था उस टाइम, ओवरऑल इसकी एवरेज प्राइस देखी जाए ना उस वक़्त ये 18 का बनता था ये। अब तो ये बहुत गंदा गिर गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसके साथ डील नहीं हुई इनकी। ₹18 का जो स्टॉक था ना मुझे, ये फ्री का पड़ गया। मतलब अगर मैंने 7 लाख डाला था ना, तो मुझे ये 10 लाख के तौर पर डिविडेंड आ गए थे। उल्टा 3 लाख मैं एक्स्ट्रा पे चला गया था। तो ये स्टॉक उस हिसाब से मुझे बहुत फ़ायदा दे चुका था। तो यहाँ पे जो मैंने कहानी दी है ना इसको, कैप्को की डील, और ये वो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाईजान डिविडेंड अच्छा देता है। कैप्को की प्राइस बहुत लो है। कैप्को आज की प्राइस में इस वक़्त 33 फिर रहा है। ये वैसे बेस्ट इसकी बाइंग प्राइस ना 29 है। अभी जंग की हालत में इसकी क्या हुई थी? 28। बेस्ट प्राइस इसकी 28 में मिलता है, उठा लो। क्योंकि इसने सन 2027 तक ना डिविडेंड देने हैं, तो ये देगा ₹24 देगा डिविडेंड। तो ये आपको एक लिहाज से मुफ्त का पड़ जाएगा स्टॉक को, कंपाउंडिंग पड़ जाएगी आपको इसकी। और इसकी हिस्ट्री है, ये इधर ही फिरता रहता है, 30, 40, 28, इन 3 प्राइसेस फिरता रहता है। इसलिए मैंने इसको कैप्को का स्पेशल मेंशन किया। अब आ जाओ मुद्दे पे। पहला पोर्टफोलियो उसने जो तैयार किया, उसने कहा जी मीज़ान बैंक सबसे अच्छा स्टॉक है, ₹60,000 डाल दें आप इसमें। हाई ईपीएस है, लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और शरिया कंप्लायंट है। अच्छा, लोगों का जो है ना, बहुत सा सवाल ये भी आता है कि जी हलाल होना चाहिए कि हराम? अब शरिया कंप्लायंट का मतलब ये होता है, उलमा इकराम की एक कमेटी है पाकिस्तान में, वो इन स्टॉक्स पे नज़र रखती है। कौन से स्टॉक्स की क्या बिज़नेस डील्स हैं, वो इस्लामिक के दायरे में रह के हो रही है, उससे बाहर हो रही है। अब उस दिन मुझे एक बंदे का कमेंट आया था कि पीओएल इज़ नॉट शरिया कंप्लायंट, और मैंने कन्फर्म भी किया है, तो वो 50-50 है अभी। हर 6 महीने बाद अपडेट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग में वो शरिया कंप्लायंट हो जाएगा।
तो उसने पहला जो स्टॉक उठाया वो मीज़ान बैंक को उठाया। दूसरा स्टॉक उसने कहा है जी यूबीएल बहुत अच्छा डिविडेंड के तौर पे ₹44 देता है, अंडर वैल्यूड अभी भी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है यूबीएल। अगला जो उसने कहा जी ₹50,000 जो आपने डालने हैं वो एफएफसी में डालने हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर है। मैंने अभी यहाँ पे टॉपिक में जो लिखा था कि बजट के हिसाब से तो बजट में सबसे ज़्यादा जो बूम दिया वो फर्टिलाइज़र सेक्टर को दिया। तो ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस पे भी मैं 50-50 हूँ। अब चौथा स्टॉक जो मैंने स्पेशल मेंशन किया है जी कैप्को का डिविडेंड भी आना है, तो उसने कहा है जी 27 तक डिविडेंड मिलना है, तो भाई इसको उठा लो। अगर उसने वैसे ₹5 ही पूरे ही कर दिए, उसको ये नहीं बताया कि यार ₹8 डिविडेंड दे देता है। टीआरजी इसने पता नहीं क्यों उठा लिया यार, ये बस ये बोंगी मारी है। अब टीआरजी में आपको बताऊँ टीआरजी का मसला क्या है? टीआरजी इज़ डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ द अमेरिकन स्टॉक, उसमें बूम आता है तो उसमें बूम होता है। अभी वो बहुत लो पे फिर रहा है, वो जैसे ही बूम आएगा तो ये 150 तक चला जाएगा। ये इसका टॉप जो है ना 178 टॉप है इस स्टॉक का। अप्रैल 29 2021 में 178 का था। डिविडेंड इसने शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा दिया। 0.1 डिविडेंड दिया था सन 2009 में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 9th क्लास में था मैं जब। ठीक है, और 2021 में इसको एक छक्का लगा था, एक किसी कोई बाहरी कंपनी से वो परचेज़िंग की थी, कोई अच्छा डील हुआ था, तब इसने 44% डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड के हिसाब से स्टॉक अच्छा नहीं है। अब भी अच्छा खासा लो पे चल रहा है ये वैसे। इसकी वजह से ओवरऑल लोवेस्ट जो है ना जंग के हिसाब से देखा जाए तो 56 इज़ द लोवेस्ट और अभी भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है भाई, टीआरडी तुमने दे दिया तो इधर मैं 50-50 हूँ। उसने कहा जी टेक सेक्टर रिबाउंड पोटेंशियल है, लो प्राइस है, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। मैंने कहा ना कि अमेरिकन कंपनी ने इसको रखा हुआ अपने पास, तो ये एक उम्मीद जाग गई स्टॉक की। 40,000 इसने कहा जी अपना डाल दो ओजीडीसी में। एनर्जी रेजिलियंस है और डिविडेंड अच्छा है इसका, हाई वॉल्यूम। अब मैंने उस दिन भी एक आप लोगों को चीज बताई थी, अगर क्या तो ये कहाँ पे बताई थी स्टॉक स्क्रीनर की, तो उसी वीडियो में बताई थी जो मैंने अभी स्टार्ट बताई है। एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने बहुत चीजें बताई हैं। आपने ना इधर से चेक करो था मार्केट कैप किस पे सबसे ज्यादा है। आपने ये फिल्टर इस पे क्लिक करना है एक दफा, ये 2-3 दफ़ा करें ना, यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। इस वक़्त सबसे ज़्यादा अवाम का, प्लेयर का, फिप्पी का, लिप्पी का, गवर्नमेंट का, म्यूचुअल का, बैंक का, सबका ये कैप। कैप का मतलब किसका कितना पैसा किधर पड़ा है। 904.6 बिलियन टॉप पे फिर रहा है वो जीटीसी। नंबर 2 पे आपका माड़ी है, नंबर 3 पे यूबीएल है। इनमें पोटेंशियल है, अगर मार्केट में कोई मसला भी होगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कैप बहुत बड़ा है। इसने क्या किया, इन्हीं 5 को उठा लिया भाई। अच्छा, और क्या भाई, इसने कहा जी एक तो मार्केट कैप भी हाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इसी बात की हो रही है कि इस पे बहुत ज्यादा जमा हुआ है पैसा लोगों का, वॉल्यूम बहुत आता है इधर। और 30 डे के एवरेज से देखा जाए तो ये इसका वॉल्यूम आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक वैगन व्हील दिखाया था। अप टू डेट समरी पे जाते हैं, ये देखें। मार्केट में जब भी इस यूपीएल को फ़र्क होगा, मतलब इस स्टॉक में कोई प्राइस गिरे ना, तो मार्केट का थोड़ा-सा वॉल्यूम में फ़र्क आता है, ठीक है? ओजीडीसी में थोड़ा-सा प्राइस में फ़र्क हो तो मार्केट में फ़र्क आता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी सेक्टर को फ़ायदा होता है, किसी सेक्टर को नुकसान होता है। अभी लेटेस्ट आज की तारीख जो 10 तारीख है, यूपीएल में थोड़ा-सा डाउन आया, एमसीबी में प्रॉफिट टेकिंग है, नेशनल बैंक में डाउन आया, इफर्ट में आया, माड़ी में आया, ओजीडीसी ने बचा लिया मार्केट को, एफएफसी ने बचा लिया मार्केट को। तो एक लिहाज से बैलेंस आउट होगी, जिसकी वजह से आज का जो है ना ऑल टाइम हाई पे चलेगी फिर से। एक तो ये कहानी है, ये तो लाज़मी कहानी है, इस पे तो अच्छे खासे पैसे डाल के ना उठा दिए स्टॉक्स को। ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिनको उठा दिए, जिनका मैं नामो-निशान नहीं कहीं पे आता। लेकिन अब ये पता नहीं कैसे उठा दिए। प्लेयर को कहा जाता है, प्लीज़ मार्केट उठाओ। वो कहते हैं जी दिखाओ जी, कौन-कौन से स्टॉक है जिनका नामो-निशान नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो वो इस तरफ आते हैं। याद रखना, प्लेयर ऑलवेज़ गो अपोज़िट ऑफ द पब्लिक। तो ये इस स्टॉक का किसी को नहीं पता था, अचानक उठ गया। टीपीएल ट्रैकर लिमिटेड नहीं पता था, उठ गया और ये 25% उठा। एक तो ये रीज़न मार्केट उठी, दूसरा इन स्टॉक्स ने भी आज काफ़ी कवर दे दिया। एफएफसी ने, एचबीएल ने बचा लिया, बीएचएल ने बचा लिया, एमबीबीएल ने बचा लिया, ओजीडीसी ने बचा लिया। ये ग्रीन हुए हैं कि इन्होंने अच्छा खासा आज उठा दिया मार्केट। तो इसलिए इसने फिर ओजीडीसी को भी कहा कि ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, हबीब मेट्रो बैंक। ये दिखा देता हूँ, ये अच्छा स्टॉक है। ये हबीब एचबीएल का ही है, कोई उसकी ब्रांच है या उसी से लिंक्ड है थोड़ा बहुत। ये एक टाइम पे 30-40 के पास फिरता था। ये से 5 साल की लगा लो ना, शुरू से ये 28 का स्टार्ट हुआ है। इस टाइम पे इतने का फिरता था, मुझे लोग अक्सर कहते थे यार ये बाई कर लो। मैं कहा यार इसको कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। आज 94 का फिर रहा है भाई, और इसकी ग्रोथ लग रही है अच्छी जाएगी। ठीक है, जंग की हालत में इसकी 81 प्राइस थी, लेकिन आज माशाल्लाह, आज ये, और एक बात ना, आज माशाल्लाह अच्छी प्राइस पे है और ये डिविडेंड भी अच्छा देता है और कांस्टेंट डिविडेंड दे रहा है। ये भी नहीं कि नहीं देता, देना शुरू कर गया। ये देखो 2024 में इसने कितने दिए, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयरली, थर्ड क्वार्टर, ईयरली, मतलब चारों क्वार्टर के दे दिए। ₹12 डिविडेंड दिया है इसने 24 में, और अभी इसने लेटेस्ट पे डिविडेंड दिया है 23 में। अब अगला डिविडेंड इसका आ रहा है अगस्त में।
तो डिविडेंड के हिसाब से तो ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मतलब अगर आप अपना 5,000 उठा लेना, अभी भी अंडर वैल्यूड है, ये आएगा। इसने अगर ₹12 वैसे खा के देता है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, 60,000 इंटू 0.85, प्लीज फाइलर बन जाए, फाइलर का बहुत फायदा है। तो 51,000 आपको मिल जाएगा। 4,70,000 डालेंगे तो 51,000 मिलेगा। ये मैं कहीं लिख भी देता हूँ, जुमला अच्छा है वैसे। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग लाइव दिखाता हूँ। ये 51,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ ना, ये है 4,08,000। तो ये नियर बाय अपकमिंग 8 सालों में पैसे आपके पूरे करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये खाली डिविडेंड मैं बता रहा हूँ, इससे डिविडेंड इंक्रीज भी करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विद इन 5 to 6 years ओरिजिनल 4,70,000 रिकवर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस गेन। तो वो जो मैंने सैफ पावर की स्टार्ट कहानी बताई है ना, तो वो अब वो वाली कहानी अब इधर एडजस्ट हो रही है कि ये डिविडेंड इतने दे देगा। ये एचएमबी की जो प्राइस है 93, अभी भी लो पे फिर रहा है भाई। इस चीज़ की बेशक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगर मेरी शक्ल आ रही है तो उसको आप एडिट करके साइड पे कर दें। इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके 5 से 6 साल के अंदर आपके पैसे पूरे कर देगा ये। आपकी जो असल 4,70,000 डला हुआ है ना, वो आपको वापस आ जाएगा और ये रिकरिंग चल पड़ेगा। आपकी एक सेफ अमाउंट पड़ी हुई है। मतलब आपने घर बना दिया, वो आपको पैसे देता जा रहा है और आपके वो जो घर के पैसे वो भी आपको वापस पकड़ा देंगे, ले पैसे लेने आप, आपका इनाम है। तो ये भी एक एचएमबी की कहानी की है। तो ये इसकी अच्छी चॉइस है। एआई को मैं यहाँ पे बता दे तो ये इसकी बहुत अच्छी चॉइस है। तो उसने जो तैयार कर दिया है एमईबीएल, यूबीएल, एफएफसी, कैपको, टीआरजी। टीआरजी पे मैं इस पे रिजेक्शन देता हूँ, ये गलत है। लेकिन टीआरजी फॉर द लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है। ये वो वाहिद स्टॉक है जो सबसे ज्यादा जंप मारता है। मतलब इस पे बहुत हैवी डे ट्रेडिंग होती है, जिसमें ये इस तरह ये आ रहे हो ना जिगजैग ज्यादा ना समझो, इसमें बहुत हैवी डे ट्रेडिंग हो रही है। और अभी भी ये एक लिहाज से लो पे फिर रहा है। ये मिनिमम अभी लो इस पूरे साल में गया है ये 53 का मैक्सिमम। मिनिमम क्या लो यार, मैं क्यों मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो अभी ये ठीक है, अंडर वैल्यू स्टॉक है और टेक इंडस्ट्री को बूम आना है। चौथी बात ये कि अमेरिका के साथ लिंक है स्टॉक, तो कोई पता नहीं उस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर होगी। तो इस स्टॉक की प्राइस आज अगर 163 है, तो फ्यूचर में अपकमिंग में ये 300 तक का भी हो सकता है, फ्यूचर में अगले 5 सालों तक। तो उस हिसाब से जो मेरा वो मेन टॉपिक है कि मुझे 5 साल तक बताओ, 1 से 5 साल, तो वो ये ठीक है। ये तो उसने बता दिया 3 लाख के हिसाब से कि इसने कहा 60,000 अपने मिजान में डाल दो, 50,000 रुपीज अपने यूबीएल में डाल दो, 50,000 एफएफसी में डाल दो। एफएफसी का जो सीन है ना, एक चीज याद रखना, इस नाम को याद रखना, जिथे फौजी ते अस्करी आ जाए ਉਹਦਾ फ्यूचर अच्छा होता है। ऐसी बात नहीं है फौजी फूड बहुत डाउन जा रही है, लेकिन ये वाला जो है ना, पंजाबी बोलो, ये वाला जो है ना बहुत ऊपर गया, ठीक है। दूसरा, डिविडेंड भी अच्छे दे रहा है। मैं यहाँ से डायरेक्ट स्किप इसलिए मारा है, उसका टेबल पड़ा हुआ, मैं टेबल अपलोड कर दूंगा अपनी गूगल फाइल पे, तो वो आप वहां से ईपीएस वगैरह देख लेना। इसकी भी ईपीएस अच्छी जा रही है वैसे। 21 में इसकी 5 थी, फिर रेड है, नेगेटिव पे गई 8.43। भाई फिर छक्के लगे हैं 47 और अभी लेटेस्ट 2024 में 95। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है स्टॉक। तो एफएससी गुड सिलेक्शन बाय एआई। 28 रुपीज अभी दे चुका है भाई साहब ये। चलो पिछले साल को देखते हैं। 19.6 रुपीज डिविडेंड दिया है 2024 में इसने। तो डिविडेंड अच्छे देता है ये और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका ईपीएस ग्रो बहुत अच्छा कर रहा है। इस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। सेल्स भी देख लो 2021 में कितनी थी, 2024 में ट्रिपल द सेल्स इन 2024। दिस स्टॉक इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। मुझे वैसे था कि शायद ये इसको देगा, ईफर्ट को 379, इसकी प्राइस याद रखना। ईफर्ट डाउन जा रहा है, इसके वैसे पता नहीं क्या इसके बुरे दिन चल पड़े, लेकिन एक टाइम पे ये दुनिया पागल हो रही थी स्टॉक के पीछे। इसकी प्राइस कम थी, ऊपर से डिविडेंड 12 रुपए देता था, लोग अन्य वाले थे स्टॉक यार 12 रुपए दे रहा है ले लो। अब इसको पता नहीं क्या हुआ, इसको मौत पड़ गई। तो ये अच्छी चूजिंग है इसकी। टीआरजी में मैं कह रहा हूँ कि उस हिसाब से सोचा है यही नहीं कि भाई ग्लोबल आउटसोर्सिंग है, गोरा किसी टाइम भी उठा देगा स्टॉक। मैं इधर टेबल एक बना के ना इंशाल्लाह कुछ फाइल शेयर कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि 3 लाख ये है, इसमें फोकस क्या किया गया, 70% ग्रोथ है वो यूबीएल, एफएफसी और टीआरजी, और 30% डिविडेंड को नजर रखी है। ओजीडीसी का डिविडेंड अच्छा आता है और कैपको का भी डिविडेंड अच्छा आता है। ओजीडीसी का जो डिविडेंड है, ओजीडीसी 14 तक देता है, मतलब ये ज्यादा भी देगा ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो जो स्टॉक सेलेक्ट हो गए मैं उन पे कलर कर देता हूँ। यार जी यार सेलेक्ट किया, इस पे मैं शक करता हूँ। मैं ना चाइनीज को कहता हूँ भाई क्या तुम भेज रहे हो, आ जाओ भाई 10 लाख के पोर्टफोलियो में। उसने एमसीबी बैंक उठा लिया है, एचबीएल उठाया है, एफएफसी फिर से उठाया है, कैपको उसने डिविडेंड के तौर पर उठाया है, एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और समय डिविडेंड मिलते रहेंगे। ओजीटीसी फिर से उठाया है, अस्तगफिरुल्लाह, आईपीक्यूएल उठा दिया भाई, आईपीपी भी है। उसने कहा जी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और एंग्रो की बैकिंग है। अब याद रखना, एंग्रो खाली फर्टिलाइजर को नहीं देख रही, एंग्रो उसको भी देख रही। अब ईपीक्यूएल क्या है, ईपीक्यूएल एंग्रो पावर कादिरपुर लिमिटेड, ये एक कैपको की तरह ही कंपनी है।
जो अपनी अलग से पावर जनरेट करती है, आईपीपीज़ की है। इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। कम पैसों में अच्छा डिविडेंड देता है। अभी दिखा देता हूँ आपको। एक टाइम पे ना इसकी ₹18 प्राइस है, उसने 6 से 7 रुपए डिविडेंड दिया था। तो अब भाई इस पे कैप लगने शुरू हो गए थे। अभी भी ये लो प्राइस पे फिर रहा है। इसकी वजह से एक टाइम पे 18 पे होती थी, ये देखो। मुझे ना ये सन 2021 का साल बहुत अच्छी तरह याद है कि क्या प्राइसेज़ होती थी उस टाइम स्टॉक्स की। तो ये 17-18 का होता था और ये नया-नया दुनिया में आया था उस टाइम, क्योंकि लोगों को है फर्टिलाइज़र का पता था, ईफर्ट का पता था। इसका एक दूसरा भाई है, वो भी एंग्रो का ही है, वो है ईपीसीएल। अच्छा, वो अब इसके बराबर आ गया है। वो ये जो स्टॉक है ना, ये वाला, ये ₹70 के पास होता था। लेकिन फिर एक इस बेचारे के साथ ऐसी कोई बुरा दिन आया है इसके साथ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल्स कहीं रुके हैं, एलसीज़ रुकी हैं। इमरान खान साहब के दौर में एक मसला हो गया था, एलसीज़ रोक दी गई थी कि इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं। तब से ये इसका इतना गंदा डाउनफॉल आया बेचारे का। मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने लिया हुआ था ये, मैंने इसको इधर कहीं लिया था 60 के पास, ये 60 इधर इधर लिया था मैंने ये स्टॉक। इधर जाके मैंने नहीं बेचा, मैंने इसको फिर बेचा है इधर आके 67 का, 63 का लिया, 67 का बेच दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास 5000 होता था ये, कि मैं अच्छे खासे टाइम पे इसको एग्जिट मार गया। मैं मतलब 6 लाख डाला हुआ था ना, तो 3 लाख आज होता आज की प्राइस में। मैंने अच्छे टाइम एग्जिट किया है। अब ये बहुत गंदा डरा आ रहा है, 29 तक आया जंग की हालत में ये। तो इसने नहीं चूज़ किया इसको, ईपीसीएल को, इसने चूज़ किया एंग्रो पावर कादिरपुर। सॉरी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो में काफ़ी इधर-उधर बात जा रही है, क्योंकि ये टॉपिक ही अच्छा है यार। हर स्टॉक का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। चैनल बनाया मैंने इसलिए कि मैं जितनी मुझे इल्म है मैं दूँ, खुल के फ्री में दूँ। पहले दिल करता है कि पैसे कमाएँ, लेकिन यार ऐसे पैसे प कमाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये इसने चूज़ किया है, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, डिविडेंड अच्छे देता है, ये देखें। अभी से रिसेंटली अप्रैल में ₹75, ₹7.5 यार। अप्रैल में इसकी क्या प्राइस होगी? ₹28 का स्टॉक है यार, इसकी तो ऐसे कैलकुलेशन करनी बनती है। मैं कहता हूँ 10,000 था मेरे पास ये स्टॉक, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 28, 2,80,000 डाले होते मैंने। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, क्योंकि यहाँ पे 75 है ना, उसमें से याद रखना 7.5 डिवाइडेड बाय 10 करना है। इस नंबर को हमेशा डिवाइडेड बाय 10 करना है आपने। मल्टीप्लाई बाय 0.85 करना है, ये फ़ॉर्मूला याद रखना है आपने। तो ₹63,750 डिविडेंड आना था मेरे पास। लोगों ने क्यों नहीं लिया ये स्टॉक, उसकी रीज़न बता देता हूँ, ये आईपीवीसी स्टॉक है। लेकिन अब इसकी जो ग्रोथ है ना, वो बेहतरी की तरफ जा रही है। 13, 17, 20, 21 ठीक जा रही है। ईपीएस इसकी नेगेटिव आई है यार, ये खतरनाक चीज़ है। 2022 में कुछ डाउन रिकवरी की तरफ जा रही है। 2023 में बहुत अच्छी दी है इसने, 24 में फिर डाउन हुई है। लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से इसने अच्छा डिविडेंड दिया। एक लेकिन मैं बात बता दूँ, कभी-कभार क्या होता है, कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है तो वो ट्रैप करती है आपको। लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल है आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स, इसकी अगर मार्केट प्राइस आज के हिसाब से देखा जाए तो ये 1,30,000 या 1,50,000 के पास होगा। ठीक है, नॉन पीटीए की बात कर रहा हूँ। ये कोई बंदा 70,000 का देगा, सब भागेंगे इसकी तरफ। तो डिविडेंड की अट्रैक्शन की तरफ लोग सब भागते हैं। एक और कंपनी है, मैं खुद फँस गया हूँ। मैंने इसकी वीडियो, मेरी 3 वीडियोज़ पड़ी यूट्यूब पे। इसने डिविडेंड बहुत प्यारा दिया था यहाँ पे, 97, ₹25 का मैंने उठाया था। 2,50,000 डालो तो 97,000 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। 2.5 लाख डाला, 97,000 मेरे बैंक में ट्रांसफर हो गए यार। सोचो, वही बात, 1.5 लाख का फ़ोन 70,000 का मिला, आधी आधी से कम प्राइस में मिल रहा है। लूँगा ना मैं, सबने लिया। अब क्या हुआ, ये इतना गंदा क्रैश हुआ है। इसका एक पीक आया था बीच में 41, ये इसने इस टाइम भी बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था। अभी इसका फिर गंदा-सा वक़्त शुरू हो चुका है। लेकिन इस स्टॉक की हिस्ट्री है, हमेशा रिकवर करता है अपने आप को। इसकी देखा जाए ना, काफ़ी चीज़ें डाउन है और कुछ रिपोर्ट्स हैं ही नहीं भाई, प्रॉफिट ही नहीं शो किया इसने 24 में। ईपीएस ग्रोथ देख, 104 थी, 22 में 8,000 तक गई, 23 में फिर नेगेटिव आई, 24 में फिर पॉजिटिव आई, अभी 25 की देखते हैं क्या हिसाब है। वैसे से अच्छी दी है सब ईपीएस, अभी क्वार्टरली अच्छी दी है। तो ये इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो आपको फँसा देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं। ईपीक्यूएल अट्रैक्शन बहुत दे रहा है कि मैं डिविडेंड ऐसा दे, मेरे पास आओ, मुझसे खरीदो। वॉल्यूम भी कम है इसका अभी फिलहाल, वॉल्यूम कम है, कम लोगों ने हाथ डाला हुआ है इसपे, वरना ऐसे स्टॉक पे अच्छा खासा ये 12 लाख तक चली जाती बात, अभी तो खाली 2 लाख पे गया हुआ है। चौथा इसने सिस्टम लिमिटेड दिया, सिस्टम लिमिटेड अभी रिसेंटली गिरा है। ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, 1:5 पे स्प्लिट हुआ है। ये 400 तक चला गया था, ओवर प्राइस हो गया था स्टॉक, अभी 700 तक भी गया हुआ है। शुक्र है उस टाइम नहीं लिया यार, ये बड़ा 800 तक भी गया भाई। ओए ये देखो, 21 में 809 का था, अब ये फिर 400 तक आया। और मैं अक्सर सोच रहा था इसको बाय करूं, लेकिन याद रखना आईटी और टेक्नोलॉजी का सेक्टर खतरनाक होता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला ये है, आईटी को हम बूम तो देते हैं लेकिन ये अचानक गिर भी जाता है। किसी टाइम भी कोई इंटरनेट का मसला, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं, कोई टैक्स लग गया, आईटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ये वो ऑयल की तरह नहीं है कि
एक स्मूथ लाइन में चले। सीमेंट की तरह नहीं है भाई, कंस्ट्रक्शन होनी पाकिस्तान में। आईटी ऐसे है भाई, गिरती रहेगी। तो ये अभी 105 पे इसने इसको चूज किया। यहाँ से ये स्प्लिट हुआ था और 102 के पास आया था। वैसे 90 के पास बाइंग बनती थी, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि क्लोजिंग इसकी 100 पे ही हुई है। तो इसने इसलिए इसको चूज किया सिस्टम लिमिटेड। उसने 80,000 पे सिस्टम लिमिटेड में डाल दो। इसने कहा जी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छी है, 4.49 है, और डिजिटल ग्रोथ है इसमें, एक्सपेंशन हो सकती है फ्यूचर में। कैप्को का उसने कहा सेफ डिविडेंड है, 2 साल के आपको मिलते रहेंगे अगले 2-3 साल के लिए। एफएफसी का वही उसने कहा है कि डिविडेंड अच्छा दे रहा है, 38 दे रहा है यार, तुम्हें और क्या चाहिए। एचबीएल का उसने कहा अंडर वैल्यूड है, वैसे एचबीएल अभी भी अंडर वैल्यूड है, ये बात सच है। डेट कह लो बैंकों में कि कोई पूछ नहीं रहा इस बैंक को, 160 तक होना चाहिए था, वो हो गया माशाल्लाह। बस 140 का फेरा था जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था। 129 तक गया है ये स्टॉक, 30% बूम आया। 129 तक गया है ये भी, और फिर इसके बाद जंप मारता मारता 139, और उससे अगले दिन 153। यार छा गया ये स्टॉक, उठता ही जा रहा है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये 150 के पास जाके फिर गिरता है, 180 तक जाता है, फिर गिरता है, फिर जाता है, फिर गिरता है। ये पिछले 5 साल से इस तरह ही चल रहा है। ये जा ही नहीं रहा ऊपर, 200 टच ही नहीं कर पा रहा बेचारा। मैक्सिमम ये 182 तक गया हुआ है। दिसंबर 2024 की क्लोजिंग है इसकी। तो मोस्ट प्रोबेबली अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड भी ये थोड़े बहुत दे देता है, 16 रुपए डिविडेंड दिया इसने पिछले साल, और अभी फिर डिविडेंड दे रहा है। प्राइस भी ठीक है, बुरी नहीं है प्राइस। मतलब 1,60,000 डाला हो आपने, उसके हिसाब से डिविडेंड ठीक दे रहा है, 16,000। ये तो हो गया, सिस्टम भी हो गया। माड़ी से आप सेलेक्ट किया, माड़ी ने ना ईपीएस शो की है, और एक तो एनर्जी सेक्टर में ना लीडर है माड़ी। वैसे एक बात दूं, कच्चा स्टॉक है भाई, कोई पता नहीं। ईपीएस अच्छी शो की है, 69 से 37, ग्रोथ अच्छी शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। रेड नहीं है, रेड नेगेटिव हो जाती है। प्रॉफिट 73, 95, 145, 181, ठीक है। 579 ईपीएस, ग्रोथ अच्छी शो कर रहा है। और डिविडेंड इसने इसके बाद से ना, ये ऐसा कोई गंदा किस्म का खाली हुआ है ना, ये ऐसे, ये मोबाइल है प्रोटेक्टेड अभी बचा हुआ है, उसके बाद ये भाई साहब खाली हो चुका है। अभी खाली ऐसे रह गया फिलहाल के तौर पे। तो इसने माड़ी को चूज किया। माड़ी का ये मसला ये है कि कुछ भी हो जाए, इसकी बड़ी जल्दी गंदी गंदी प्राइस गिरती है। ये भी जंग की हालत में इसकी प्राइस, ये देखो अभी आधा, ये 544 हुई थी, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, 520 के पास आया था लोवेस्ट पे। तो इसकी बाइंग प्राइस जो है, यार एक सवाल आ गया पता है यहाँ पे, एआई से एक और चीज पूछते हैं कि सबकी बाइंग प्राइस भी बता। नेशनल बैंक, मैं फैन हूँ उस बैंक का। इस बैंक की स्टोरी ये है, ये एक टाइम पे ना 28 रुपए का होता था, 28 रुपीज का। जिस बंदे ने अगर पैसे कमाए होते हैं, आपने 2 लाख डाला होता ना, आज वो 10 लाख होता। ये नेशनल बैंक की कहानी है, इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ। 19 रुपए का स्टॉक था ये सन 2023 जनवरी में, लोवेस्ट एवर। इस चीज के ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कि किसी बंदे ने अगर 19 लाख डाला होता ना, तो वो आज 1,03,000 के पास होता। इस पर कंपाउंडिंग एक वीडियो अच्छी खासी बन सकती है मेरे चैनल के लिए, लेकिन मैं वो नहीं बना रहा। लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि ये इतना लो पे था और गवर्नमेंट का स्टॉक था। इसका मसला सिर्फ ये था कि ये लो पे क्यों था। आपकी सबके दिमाग में सवाल तो आता ही होगा, डिविडेंड नहीं देता था। ये शो कर देता था मैं डिविडेंड दूंगा, लेकिन ट्रांसफर नहीं करता था। गवर्नमेंट का डेट का मसला था इसके साथ, डूबा हुआ बैंक था, बहुत गंदा गिर गया था, पूछ ही नहीं रहते। लेकिन उसके बाद इसमें ऐसी कोई जंप आई है ना माशाल्लाह, ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसकी असल जो प्राइस बनती है ना, वो 300 के करीब बनती है। ये यूबीएल के मुकाबले का स्टॉक है। गवर्नमेंट का असली बैंक ये है, नेशनल बैंक। गवर्नमेंट का बैक स्टॉक है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है बैंक, और ये इतना गिरा हुआ था, कोई नहीं पूछता था इसको। तो ये गुड सिलेक्शन बाय इसकी, क्या नाम है, एआई की। देखो गवर्नमेंट बैक्ड है, 10% यील्ड है, लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। टीआरजी से चूज की, हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, टेक प्ले है भाई। यहाँ पे से ये कह दे भाई खेलना है तो भाई किस तरह खेलो। सिखा जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, 50% डिविडेंड है, इसमें एमसीपी एचबीएल कैप को पूरा कर देगा डिविडेंड के तौर पे, और ग्रोथ के हिसाब से एफएफसी मार्डियो सिस्टम है। नेशनल बैंक उसने कहा कि आपका भी फ्यूचर में अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो इसमें टीआरजी का इसने कहा जी रिस्क है 140 का भी हो सकता है, अचानक आप 6 लाख डालोगे तो 140 का भी हो जाएगा, तो 1,40,000 हो सकता है। और 6 लाख डालोगे तो 14 लाख हो सकता है। इसमें ये लोकेशन बता दी है कि 150, 120, मतलब 1,20,000 डालो, इसमें लाख रुपए का कैप को डालो, लाख रुपए का ओजीटीसी उठा लो। ये इसने 10 लाख का पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। अब इसने 28 लाख के हिसाब से बताया है। इसने पहले रखा है जी एमसीबी 3 लाख, डिविडेंड कंपाउंडिंग 36 पे डिविडेंड आता रहेगा। नंबर 2 पे से रखा है जी एचबीएल, ठीक है, डिविडेंड भी अच्छी है और लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और एक और अंडर स्टॉक है। एफएफसी, कैपको, ओजीटीसी, माड़ी, यूपीएल, सिस्टम, ईपीक्यूएल, नेशनल बैंक, टीआरजी। आ गया भाई पीएसओ। पीएसओ इतना डाउन क्यों है? फेसबुक पे लोगों को रोना शुरू किया होता है यार। हेलो भाई, पीएसओ जो है मैंने 160 का लिया था एक टाइप, मुझे याद है। अब मैंने 190 के पास फिर निकाला इसको। ये वैसे था 160 तक गया था, मैंने इधर बाय किया था इसको। मेरे अम्मी ने कुछ पैसे दिया था, मैंने अम्मी ने कहा जी कुछ करनी है इन्वेस्टमेंट, मैं कहा, अम्मी जी स्टॉक उठाना है।
मैंने ये उस वक़्त आई थिंक 500 या 1000 लिया था। 500 लिया था, 1000 नहीं, 80,000 दिया था, तो 80,000 का 160, 80,000 का मुझे मिला था 500। फिर मैंने 190 का करके बड़ा खुश हुआ जी, प्रॉफ़िट कमाया जी। उसके बाद फिर ये गिरना शुरू हुआ है। इसने एक चांस दिया था 145 का लोएस्ट 24 में, उसके बाद से नहीं गिरा ये, उठता ही गया है, 444 तक गया। अभी वापस लो पे आया हुआ है और इसका भी जंग के हालत में इसकी जो प्राइस थी 311 थी, लोएस्ट एवर साल के हिसाब से। तो ये उसने इसलिए चूज़ किया। दूसरा ये डिविडेंड भी देता है, ₹1 डिविडेंड। वैसे ₹10 भी देता है, ऐसी बात नहीं है, ₹1 नहीं खाली देता है यार, इसने अभी रिसेंटली ₹10 भी दिया था। 24 में ₹10 दिया था, 23 में इसने ₹7 दिया था, 22 में ₹10 दिया था, 21 में ₹10 दिया था, 25 के स्टार्ट में से अभी डिविडेंड नहीं दिया। इसने एक मुझे याद है बीच में एक साल स्किप किया था, लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। हाँ, 2020 में डिविडेंड नहीं दिया था, लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। तो कोरोना भी आया हुआ था और ऑयल की प्राइसेज़ भी डाउन थी, तो इस बहुत नुकसान में जा रहा था ये उस टाइम। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें इसने कहा जी 60% डिविडेंड एमसीबी, एचबीएल, एफएफसी, कैपको डिविडेंड दे देगा। 30% ग्रोथ है, माड़ी, सिस्टम, यूपीएल, 10% स्पेक्युलेटिव टीआरजी, ठीक है। उसने कहा जी 30% जो है मैंने आपका एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल में डाल दिया। यार ये ब्लू चिप्स है, ठीक है। ये आपको कुछ भी हो जाए, इनको कुछ नहीं होने लगा। ये स्टॉक्स ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह गिरेंगे नहीं। बैंक्स हैं, बैंक्स नहीं गिरता पाकिस्तान में। एनर्जी में कैपको है, उधर ही रहेंगे। 30 रुपए का स्टॉक है, तो 3 लाख आप उधर का उधर ही रहेगा। ओजीडीसी है, देखो 80 का था, आज किधर बैठा हुआ है, 200 के पास। माड़ी है, दुनिया में ना माड़ी एक ऐसा स्टॉक है जो 3000 तक भी गया हुआ है, तो ये अपकमिंग फ्यूचर में 3000 तक जा सकता है। बहुत प्यारा स्टॉक है। उसने कहा जी 20% फातमा और फर्टिलाइजर में डाल दो, लेकिन फातमा से डाला नहीं है, तो फूड सिक्योरिटी डिमांड बहुत है। तो फातमा वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरी एक वीडियो फातमा की बड़ी हिट हुई थी मेरे चैनल पे, पता नहीं कैसे। उसने डिविडेंड अच्छा दिया था। अभी जंग की हालत, मैंने इसकी पहली पहली चीज़ हमेशा जंग की हालत में देखनी क्या प्राइस थी, 76 थी, ठीक है। इसने 42 डिविडेंड दिया अभी इस साल का, और पिछले साल इसने दिया था 5.4 पे दिया था, 5.45 या 5.5 कह लो, और अभी इसने 4 पे दिया है। तो डिविडेंड ठीक देता है, इतने बुरे नहीं देता ये, और अभी भी लो है ये स्टॉक। ये वैसे 36 के पास होता था ये, तो उस वक़्त मुझे अब्बू अक्सर कहते थे पिछले साल से, कह रहे हैं बेटा ये ले लो। मैंने कहा अब्बू इसको कौन पूछता है यार, देखो आज 84 का फेरा है, ये डबल द प्राइस हो गया। अगर मैं 3,50,000 डालता ना तो आज 8,40,000 होता ये। तो इसकी ग्रोथ बन रही है, ये जा रहा है ऊपर, गिर नहीं रहा। इट्स गोइंग अप, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं डाला है इस एआई ने। आईपीपीज में इसने ईपीक्यूएल और कैपको को इसने रखा है। कह रहा है दोनों का गवर्नमेंट के साथ लिंक है, ईपीक्यूएल का भी कहते हैं, कैपको भी कहते हो, तो कहता है डिविडेंड तुम्हें आते रहेंगे। पीएसओ का सीन ये है, मैं पीएसओ की फिर कहानी बता देता हूँ। पीएसओ का एक फायदा बता देता हूँ आपको, ये भी गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बचा लेना, इसका अगर जितना मर्जी, ये देखो रिवाइज हुआ है, ये क्यों रिवाइज होते हैं, गवर्नमेंट ने कहा यार एल कितने मसला है, एना एना सारा है, एल फट चल चला कंपनी। एक स्टॉक बताता हूँ आपको, आई थिंक वो ये शायद कैप लगा हुआ है इस पे, गवर्नमेंट का है ना, चल रहा है, 4 रुपए का था, कुछ भी नहीं था भाई इसमें, 21 का हो गया। 4 लाख डाले होते 21 लाख होते आज। तो जिधर गवर्नमेंट आ जाती है ना, वो स्टॉक फिर हवा में होते हैं। वो हम कहते हैं ना जी, जो बैक बेंचर्स होते हैं या वो पढ़ाई नहीं करते, उनको पता होता है उनके अब्बू जी के बिजनेस है, उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात, उन्हें जॉब लग जानी है। तो गवर्नमेंट स्टॉक की भी बिल्कुल यही कहानी है, ये इन्होंने चलते रहना है, ये शो यही करेंगे यार हमारे बड़े हालात काम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये छक्का मारने पे आते हैं, फिर ऐसा छक्का मारते हैं, लोग देखते ही रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं अभी भी। ये हो गया, ओजीडीसी हो गया, ये गवर्नमेंट स्टॉक्स जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं। इसको बस ये बताना है, लिस्ट फॉर ऑल 3 पोर्टफोलियोज एंड एट द बाइंग प्राइस। यार ये वैसे उस वक्त पहले मैं दे देता, और ईच स्टॉक। बस लास्ट वाला वीडियो क्लोज कर, तो लंबी होगी थोड़ी सी। मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को पहले एक आखिरी चीज बताता हूँ। इसमें ना, इस फाइल में कलर्स कर दूंगा। ये ग्रीन कलर को मैं यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा, ये 3 लाख का है। येलो कलर उसका है, और ऑरेंज कलर 28 लाख का है। फिर मैं यहाँ पे ना ये टेबल इस तरह का तैयार करूंगा बाइंग प्राइस के हिसाब से, और ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप उसमें, अपने चैनल में। आप लोग डाउनलोड कर लें अपने हिसाब से। एक बंदा कोई अच्छा सा, कोई अल्लाह का फरिश्ता इधर ये फॉर्मूला लगा दे कि ये जो कॉलम है ना, ये डाटा उस वेबसाइट से लाइव उठाए और लाइव अपडेट होते रहे प्राइस की। इस वाले को शायद मैं डिलीट कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये एज पर 2024 है, और इसको भी, इसको ना यहाँ से उठाना चाहिए इसको। इधर स्टॉक स्क्रीनर में ना ये लगा हुआ है वॉल्यूम, इधर से वॉल्यूम उठाए 30 डेज की एवरेज के हिसाब से। तो एक इधर फॉर्मूला लगाना है और एक इधर लगाना है करंट प्राइस पे। तो काइंडली कोई अच्छा बंदा जिसको डेटा साइंस आती हो, जिसको ये यूज़ करना आता हो एक्सेल, वो मुझे इस फाइल को अपडेट करके मेरे ईमेल पे मुझे डायरेक्ट
कर दे या कमेंट में कर दे आई हैव डन दैट फ़ॉर्मूला, और मैं उसको ईमेल भेज देता हूँ, उसमें फिर डायरेक्ट शेयर कर दें। मुझे फ़ायदा होगा, मैं वापस फिर अपलोड करूँगा, उससे फिर आप सबको फ़ायदा होगा। ये फ़ाइल सँभाल के रखना, बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई है मैंने। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ज़रा थोड़ा चेंज हुआ, मैंने कहा मुझे एक तो फाइनल लिस्ट पता, तीनों पोर्टफ़ोलियोज़ की, और मुझे एक बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर ईच स्टॉक बता दें बस। उससे ये हो जाएगा कि मुझे पता दो किस रेंज में उठाना चाहिए स्टॉक को। तो मीज़ान बैंक का उसने कहा 290 से 300 के पास उठाओ। यूपीएल का 505 से 515, वैसे ये थोड़ा-सा भी गलत है, ये 495 अगर यूपीएल आता है तो उठाओ, ठक उठाओ, बहुत अच्छी प्राइस है इसकी। उसकी रीज़न भी दे दी कि क्या कहानी है इसकी। एफएफसी का उसने 365, 370 दिया, कैपको का 29, मैंने कहा था ना कैपको 29 पे गोल्डन मुर्गी का अंडा है। टीआरजी 55, 58 अभी 63 का फिर रहा है, तो उसने बहुत पीछे ले गया उसको। ओजीडीसी 207, 210 के पास मिले तो चुप करके उठाओ। ओजीडीसी का अभी करंट प्राइस क्या है? 221 है मेरे ख्याल से, 210 के पास है। 21 तक गया था यार ये, 223 तक गया है अभी रिसेंटली, 228 तक गया हुआ मैक्सिमम। अच्छा जी, ओजीडीसी का 207 है। अभी मेट्रो अभी भी अच्छी प्राइस पे रहा है 1993 में, तो अगर मैंने कुछ स्टॉक बाय करा तो मैं एक तो अभी मेट्रो लाजमी बाय करूंगा और नेशनल बैंक बाय करूंगा। यील्ड भी अच्छी दे रहा है, अपने हिसाब से बहुत अच्छी दे रहा है। इसने फैसल बैंक को किक आउट कर दिया यार, मैं सोचा तो फैसल बैंक बनाएगा ये, बड़ी गल है यार, फैसल बैंक को लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा, इसमें ना ये जो चीज़ है, ये मेरी एक वीडियो है फैसल बैंक वर्सेस एसएनबीएल, उसमें ना मैंने सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल वो सारे बताए। तो उसमें काइंडली वो देख लें कि वो सपोर्ट लेवल क्या होता है, और उसने कहा री इन्वेस्ट करो डिविडेंड कैप को यूबीएल और एफएफसी से लेके 10 लाख का पोर्टफोलियो जो उसने बताया, उसमें एमसीबी 1.5 लाख और सिर्फ 273 276 प्राइस बताई है, एचबीएल का वही है। ईपीक्यूएल की से 25 27 बताई है, सिस्टम की 102 104, माड़ी की ये प्राइस है। नेशनल बैंक 100 से ऊपर नहीं उठाना, इसने कहा भाई, कहता है भी ये 94 96 का गिरेगा तो उठा लेना। डीआरजी 55 58 को उठा लो, और कौन सा कोई नया स्टॉक वो देखना है। पीएसओ से 361 365 का बताया भाई, 361 उसने कहा जी एआई ने। उसने कहा एक चीज याद रखना, इनको सपोर्ट लेवल्स के नियर बाय बाय करो, क्योंकि सपोर्ट से नीचे गया तो फिर और न्यू सपोर्ट बन जाती, फिर S3 S2 के पास उठाना है, सपोर्ट टू सपोर्ट 3, मतलब मीज़ान को उसने कहा 290 के पास और कैपको 29। अब कैपको इस वक्त अभी 33 का फेर रहा है, तो 29 के पास जैसे आएगा तो बाय करना है, और कंपाउंडिंग करनी है, डिविडेंड री इन्वेस्ट करना है, एमसीबी एचबीएल एफएफसी कैपको, और परेशान नहीं होना। कहते ओजीटीसी माड़ी अच्छे स्टॉक है, कैपको गवर्नमेंट के हैं तो कोई मसला नहीं है। सेलिंग करनी है अगर आपने पैसे कमाने हैं तो टीआरजी सिस्टम लिमिटेड का करना है, ये स्ट्रेटेजी उसने बता दी है। और उसने कहा अगर प्राइस अर्निंग से एक्सीड कर दी सेक्टर एवरेज तो रोटेट टू बैंकिंग की तरफ वापस चले जाओ। क्राइसिस के दौरान आपके जो है बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर आपको बचा लेंगे, तो परेशान नहीं होना। कह रहा है कि प्राइस सेगमेंट नहीं, बस ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा है। तो करंटली मैं यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह इस फाइल में ना, ये नीचे 3 लाख, 10 लाख और 28 लाख का पोर्टफोलियो तैयार करके ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और ये मैंने कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि क्या क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो ये एक वीडियो को मैं अख्ताम करता हूँ यहाँ पे। काइंडली खुश रहें, आबाद रहें। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो मैं कोशिश करूंगा एडिट अच्छी करूँ, कटिंग करूँ, ताकि कम से कम टाइम ज़ाया हो आप लोगों का और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और दुआएं आपके लिए भी है और मेरे लिए भी दुआएं करें, इंशाल्लाह खुश रहेंगे हम सारे और जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे सब। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।